तो फर्स्ट इसमें लिख लो, ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, फर्स्ट रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अभी मैं इसलिए इससे पढ़ाने लगा क्योंकि देखो इसमें अच्छे खासे टर्म्स है जो कि हमें मालूम होना चाहिए। रे ऑप्टिक्स एंड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्री की यहाँ पर बात करेंगे जिस ऑप्टिक्स में, वो एक पार्ट हो गया, और दूसरा वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। बताइए तो कैसे क्या लिखना है? हाँ जी, ऑप्टिक्स की डेफिनेशन के बाद कैसे लिखना था? ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स लिखना है। ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स, ये दूसरा मतलब एक डेफिनेशन हो गया था, ए पार्ट, राइट, और दूसरा पार्ट ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स। और उसके ब्रांचेस कितने हैं लिख लो। ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, और फर्स्ट रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। स्क्रीन और मैं जूम करूं या फिर सफिशिएंट है? कर लो थोड़ी सी। मेरे को स्पेस नहीं बचना फिर। तो फर्स्ट आपने रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स, दोनों टाइप्स लिख लिए। कंप्लीट हो गया इतना? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब फर्स्ट पार्ट लिखो इसका, रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स का डेफिनेशन लिखना है। जिस तरह से यहाँ ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेज हो गए, अब रे ऑप्टिक्स हेडिंग लिख करके उस पे उसका डेफिनेशन लिखो। रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है ना जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, आप नोट करते जाओ स्क्रीन से देख करके, और मैं एक्सप्लेन साइमल्टेनियसली करता हूँ, राइट। और जो ना समझ में आए उसको आप पूछिएगा तुरंत ही नोट करने के बाद, राइट। तो रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मीनिंग मालूम है? रेक्टिलिनियर मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, इधर आप वाई डायरेक्शन और एक्स एक्सिस और जेड डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आप बात कर सकते हो, एक सिंगल डायरेक्शन में बात कर सकते हो। तो रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट and deals with reflection of light, refraction of light, and the formation of images by mirrors, prism and lenses. तो ओवरऑल रे ऑप्टिक्स में हमने डिस्कस किए थे जो प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग ओवरऑल ऑप्टिक्स में हम 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, और फिर इंटरफेरेंस, फिर डिफ्रैक्शन, और फिर पोलराइजेशन। तो जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है वो हमारे रे ऑप्टिक्स में है, और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है वो वेव ऑप्टिक्स में है। ये आप ब्रीफली ऐसे माइंड में रखेंगे, राइट। तो रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एंड डील्स विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दो फिनोमिना हम लाइट का पढ़ेंगे इसमें रे ऑप्टिक्स में। और उसके साथ ही साथ क्योंकि ये लाइट रे कहीं ना कहीं इंसिडेंट होंगे किसी भी सब्सटेंसेस पे, किसी भी मटेरियल्स पे, तो वो और फिजिकल फिनोमिना हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो हमारे सिलेबस में है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इंपॉर्टेंट के साथ ही इजी है। अगर ये मैं स्टेप वाइज हर एक डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन ना करूं तो ये बाउंस होना है ऑप्टिक्स। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई चीज अगर नहीं समझ में आए तो एक बार नहीं 10 बार आप उसको क्लियर कर लें, और हर एक वर्ड का, कीवर्ड्स का डेफिनेशन इसमें ऑप्टिक्स में मालूम होना चाहिए,
राइट। तो हम फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स, मिरर से इमेज किस तरह से फॉर्म होते हैं, दो तरह के जो मिरर्स होते हैं, राइट। प्रिज्म से किस तरह से होते हैं, लेंसेज से किस तरह से होते हैं, तो ये सारा कुछ हमें रे ऑप्टिक्स में डिस्कस करना है, राइट। तो आई होप कि ये नोट कर लिए हैं। और नेक्स्ट मैं साइमल्टेनियसली यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको नोट करना है स्क्रीन से देख करके अपने पेयर रजिस्टर पे, और सुनते जाना है हेडफोन लगा करके। वेव ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट, राइट। वेव ऑप्टिक्स है, वेव में वेव नेचर आ जाएगा वेव ऑप्टिक्स में, राइट। बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट एंड इट डील्स विद द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। वही यहाँ पर हमने जो इन ब्रीफ डिस्कस किया या प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस जो कर रखे हैं कि रे ऑप्टिक्स में हम प्रीवियस टू फिनोमिना को रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्कस करते हैं, और वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर को डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स कि हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के फिनोमिना को स्टडी करते हैं, राइट। तो ये आप अगर नोट कर लिए हो, अगर इसमें कोई डाउट हो, ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेज, रे ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और यू कैन से राइट वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स, और फिर उनके दोनों के डेफिनेशन की रे ऑप्टिक्स क्या है और वेव ऑप्टिक्स क्या है, राइट। तो अगर समझ में आ गया तो फिर मैं आगे फॉरवर्ड हूँ, और नहीं समझ में आया तो फिर एक मिनट नोट कर लीजिए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मीनिंग हुआ कि इन ब्रीफ आप कह सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में मैं एक सिंगल सेंटेंस में हमने डिफाइन कर दिए थे कि इंटरफेरेंस इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडिया, राइट। ये अलग से एक चैप्टर ही है, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस चैप्टर है, राइट। और डिफ्रैक्शन चैप्टर है, इवन पोलराइजेशन चैप्टर है इसमें, और बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं टाइम ना अभी इन्वेस्ट करके इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर अलग से है, वहां पर डिस्कस करेंगे। ऐसे आपने पूछ लिया तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि सोर्स से इस तरह से लाइट प्रोपेगेट हो रही है, एक दूसरी वेव इस तरह से प्रोपेगेट हो रही है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के वो सिंगल वेव बन जाना है, इंटरफियर कर जाना है। हम इन जनरल नहीं कहते हैं कि इंटरफियर नहीं करना चाहिए, दो लोग बातें करते हैं तो, राइट। तो दो वेव कहीं भी मीडियम में प्रोपेगेट हो रही है जिनकी कुछ कंडीशंस सेम होनी चाहिए, अगर वो सेम होती हैं तो वो इंटरफियर कर जाएंगे। दैट मीन्स कि उनकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज भी हो सकता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, और जीरो भी हो सकता है। तो दो तरह के सुपर इंटरफेरेंस होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कि डिटेल में हम मैथमेटिकल टास्क के साथ डिस्कस करेंगे, विद एक्सपेरिमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, राइट। तो बताओ आप लोग, फिर इसके आगे प्रोसीड करें। लाइट के बारे में डिस्कस किए थे, राइट। यहाँ पर बहुत ही डिटेल में, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, राइट। तो लाइट को यहाँ पर क्या है, लाइट द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर आपको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इवन स्पेक्ट्रम क्या होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही स्पेक्ट्रम हमने स्टडी किए थे 7 पार्ट्स, और उसमें से हम विजिबल पार्ट भी इवन स्टडी किए थे। तो द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ वेरियस कलर्स of wavelength ranging from about 400 nanometer to 760 nanometer is called light। अब जो कि हम लोगों ने देखते हैं, तो कहीं भी अगर मान लीजिए कि प्रिज्म से भी इवन हम उसको अगर पास आउट कराते हैं तो क्या होता है, डिस्पर्सन होता है। तो डिस्पर्सन फिनोमेना में हम इस कलर जो व्हाइट लाइट होती है, उस लाइट को हम विजिबल लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट है। तो उसमें 7 पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया है। विबग्योर, राइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। तो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब थोड़ी सी जस्ट डिस्कशन टाइप का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, इसको आप समझ सकते हैं। आप ये पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए।
ये वाली पार्ट जो ब्लैक लेटर से लिखा है, राइट। इसमें से कोई सा भी आप डेफिनेशन बता सकते हैं। अगर कोई कहता है कि इलेबरेट करना है तो आप ये सारी चीजें आप उसमें एक्सप्लेनेशंस में बता सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली लाइट अगर नहीं हो तो हम किसी चीज को, इस वर्ल्ड को ही आप, इवन हम लोग रियल लाइफ में देख सकते हैं कि जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, दैट मीन्स ब्लाइंड पर्सन है कि उसको लाइट ही नहीं विजिबल है, आईज में ही डिफेक्ट है, लाइट उस पे इंसिडेंट नहीं हो रही है रेटिना पे। इन फ्यूचर इसमें हमें आईज के बारे में भी पढ़ना है, राइट, किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। तो लाइट अगर है तभी हम इस वर्ल्ड को, इस यूनिवर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो भी नेचुरल फिनोमिना हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है उसको, इवन यूनिवर्स में जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहा है उसको हम लाइट की वजह से ही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो in short, in brief, what you can say, light helps us to see the beautiful world and the natural phenomena. ये भी आप डेफिनेशन बता सकते हैं फिजिक्स के साथ। और in one sentence you can say that it helps to see the beautiful world and the natural phenomena. ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, दैट इज exactly 2.99792458 into 10⁴ मीटर पर सेकेंड। इसको अप्रॉक्स करके हम इसको राउंड अप करके 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड करते हैं। तो जो लाइट है, जो फोटोन है, जो पैकेट ऑफ फोटोन है जो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड, राइट। तो यहाँ तक आपने नोट कर लीजिए। Since the size of the objects which we generally see in our daily life is very large as compared to the wavelength of light, so light appear as if traveling in a straight line. तो इसकी वेवलेंथ, जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो तो बहुत ही मतलब माइक्रोस्कोपिक नहीं कह सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक कह सकते हैं, बल्क कह सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम उसको यहाँ उसे अगर हम कंपेयर करें और जो लाइट की वेवलेंथ से अगर कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि वो तो ट्रैवल कर रहा है एक रेज के फॉर्म में, एक बीम के फॉर्म में वो ट्रैवल कर रहा है, राइट। वो रेज और आप बीम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर दो टर्म्स है, एक तो रे ऑफ लाइट और दूसरा बीम ऑफ लाइट, राइट। इसको समझना जरूरी है, राइट। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे रे ऑफ लाइट और उसका डेफिनेशन लिखेंगे कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। रे ऑफ लाइट हेडिंग लिख करके लिखेंगे लाइट ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है ये रे ऑफ लाइट, कि लाइट को हम स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर रखे हैं, क्योंकि वो उसकी वेवलेंथ को हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट से, राइट। इसलिए इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर कोई लाइट ट्रैवल कर रहा है, राइट, तो दैट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, राइट। अब बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ? द ट्यूब और बंडल ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। इसी तरह से ये तो सिंगल रे ऑफ लाइट हो गया, आपने इसको बहुत सारे रे को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रखे हैं, तो इनको हम सारे को अगर मर्ज फॉर्म में एक्सप्लेन करें, बोलें तो दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पर लिखा है द ट्यूब और बंडल ऑफ पैरेलल रेज, ये पैरेलल रेज है, ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। आप एक हेडिंग लिखें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट, और उसका डेफिनेशन एक सेंटेंस का लिख लें, द सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। The surface which reflects the light is called reflecting surface.
सर आवाज नहीं सही आ रही। नोट में लिखे, मैंने पॉज कर दिया था, म्यूट कर दिया था। चेक करो, हम सही आ रही है आवाज? यस सर। तो नोट में लिख लीजिए, ये ऐसे तो हम लोगों ने ये लॉज पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ओबेड बाय प्लेन एज वेल एज कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। प्लेन पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे भी हम मतलब कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल ऐसे प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसी पे हम केवल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड, ये केवल इतना एक सेंटेंस आप लिख लीजिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ओबेड बाय प्लेन एज वेल एज कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पे भी लाइट इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट होगी, प्लेन सरफेसेस पे भी, राइट, और कर्व सरफेसेस पे भी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आइदर वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, राइट। तो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई होगा, राइट। तो ये एक सेंटेंस आप ध्यान रखिएगा, नोट में इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, स्फेरिकल मिरर। होता क्या है स्फेरिकल मिरर? It is a curved reflecting surface which forms a part of a hollow sphere. Basically, it is a curved reflecting surface which forms a part of hollow sphere. कि अगर मान लीजिए कि ये हमने इस तरह से एक स्फीयर, एक स्फीयर इस तरह से इमेजिन करेंगे तो उसका एक पार्ट है। अगर कोई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग मिरर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बेसिकली दैट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है, दैट इज ए स्फेरिकल मिरर, और वो कर्व्ड शेप में होता है, राइट। तो दो तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर, एक तो कॉनकेव मिरर हो गया, दूसरा कन्वेक्स मिरर। तो उसके सिंपल आप ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व कर सकते हो एक सिंगल पॉइंट से कि कॉनकेव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस है मिरर में। तो यहाँ पर हमें मिरर और लेंसेज के बारे में डिस्कस करना है, इवन प्रिज्म के बारे में भी डिस्कस करना है। प्रिज्म से जो रिफ्लेक्शन, तीनों से मिरर, लेंसेज और प्रिज्म से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को स्टडी करना है, क्योंकि हम लोग री ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हो कि ये हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को ऑब्जर्व करेंगे। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि बेसिकली है क्या स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल इसलिए बोला गया है यहाँ पर क्योंकि हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं मिरर जो है, आइदर वो कॉनकेव हो सकता है या कन्वेक्स। आवाज नहीं सही आ रही। हाँ जी, सर